Hello everyone, my name is Kashnath Aule and you're watching Kanad Aulukya's physics channel. In this class today we are going to discuss about numerical problems, that is board level, on this chapter. To understand the numericals of this chapter you should know a little bit the basic formulas. और उसमें हम लोग जब बात करते हैं तो RMS वोल्टेज एंड पीक वोल्टेज का, तो वी आर एम एस बराबर है वी नॉट बाय रूट टू. वी नॉट इज अ पीक वोल्टेज. रिलेशन बिटवीन आर एम एस करेंट एंड पीक करेंट का क्या रहेगा? तो आई आर एम एस बराबर है आई नॉट बाय रूट टू. आई नॉट को हम बोलते हैं पीक करेंट और आई आर एम एस को हम बोलते हैं मेन करेंट. रिलेशन बिटवीन एवरेज करेंट एंड पीक करेंट, तो आई एवरेज बराबर है 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट. रिलेशन बिटवीन एवरेज वोल्टेज एंड पीक करेंट क्या रहेगा? V एवरेज बराबर है 2/पाई टाइम्स ऑफ V नॉट. अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर alternating voltage is applied to a pure resistor. So when you apply that alternating voltage to this pure resistor, the applied voltage is V is equals to V naught sin omega t. Omega is the angular frequency. Similarly, current in that circuit is we have I is equals to I naught sin omega t. Again, omega is the angular frequency. Kind of information you can note here: the phase difference between voltage and current is 0, and average power in this pure resistive circuit is P average is equals to half I naught square into R, where I naught is a peak current, or we can say that simply I square into R. Instead of this I square, you can say it is a IRMS value. So P average is equals to IRMS square into R. ये just I said यहाँ पे phase difference 0 होता है. Similarly, if I apply the voltage to the inductor, that is applied voltage is V is equals to V naught sin omega t, and current in this pure inductor is I is equals to I naught sin omega t minus pi by 2, means current lags. Remember these things. करंट लैग्स, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी ही पड़ेगी. और जब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की, तो एक्सएल का फार्मूला होता है ओमेगा इंटू एल. दैट इज ओमेगा की जगह पे हम 2 पाई एफ रखेंगे, इसका यूनिट रहेगा ओम. और यहाँ पे फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट जब बात करते हैं तो करंट इज प्योरली लैगिंग टू द वोल्टेज बाय फेज हाउ मच? पाई बाय 2. ठीक है, और आगे के फार्मूले भी जान लेते हैं हम लोग. हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो एवरेज पावर होता है इंडक्टिव सर्किट के अंदर वो 0 के बराबर रहेगा. सिमिलरली नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट एसी वोल्टेज टू द कैपेसिटर. तो उसमें कितने फार्मूले हमें रिमेंबर करने हैं? देखो, अप्लाइड वोल्टेज अगेन इज व्हाट? V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट की वैल्यू हमें जो मिलेगी I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. तो यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, नो यू कैन सी करंट लीड कर रहा है कितना? पाई बाय 2 से लीड कर रहा है. तो हम यहाँ पे एक और बात जरूर लिख सकते हैं, दैट इज आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय एक्स सी. और यहाँ पे भी ये बात हम लोग लिख सकते हैं, पीक करंट बराबर है, दैट इज पीक पीक करंट आई नॉट बराबर है वी नॉट बाय एक्सएल, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. इस तरीके से लिख सकते हैं. तो भी यहाँ पे जब बात आ रही है फेज डिफरेंस की, then you can see that clearly current is leading by the voltage by angle pi by 2. फिर से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर्किट में जो एवरेज पावर होता है डिसिपेशन वो 0 के बराबर होता है. नाउ सिमिलरली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला हमें थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लेना है. अब हम क्या कर रहे हैं? वोल्टेज जो है सीरीज एलसीआर सर्किट को अप्लाई कर रहे हैं. कितना वोल्टेज? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर. तो हमें जो मेन करंट का फार्मूला मिलेगा, दैट इज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस पाई बाय 2. मतलब ये तो सर्किट कैपेसिटी हो सकता है या तो सर्किट इंडक्टिव हो सकता है. पाई बाय 2 या तो लीड करेगा, पाई बाय 2 लैग करेगा वोल्टेज के लिए. वो कब करेगा, कैसे करेगा, ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझना है. प्रीवियस ईयर में बोर्ड में इसके ऊपर सवाल आया गया है ना. अगर मैं बोलूँ कि XC की वैल्यू XL से ज़्यादा है, यानी कि अगर एक रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटी इज मोर देन रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टिव, देन द फेज डिफरेंस phi
इज पॉजिटिव एंड द सर्किट इज प्रिडोमिनेटली कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं। इस केस में हम लोग सर्किट को कैपेसिटिव बोलते हैं। अगर XC की वैल्यू लेस देन XL रहेगी तो फेज इसका नेगेटिव आएगा, और अगर फेज नेगेटिव आता है तो सर्किट को हम बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास पीक करंट का फार्मूला रहेगा, I इज इक्वल टू V नॉट अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L 1 डिवाइड बाय ओमेगा C होल स्क्वायर रहेगा। अब इस टर्म को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज व्हाट मींस इम्पीडेंस बोलते हैं इस पूरे टर्म को हम लोग। तो ये जो Z इज इक्वल्स टू हमारे पास है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। Z इसमें इम्पीडेंस है, R इज अ रेजिस्टेंस है, XL इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। सीरीज LCR के अंदर जो टोटल वोल्टेज होता है सर्किट के अंदर, वो होता है VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर के बराबर। और जब हम लोग इसके एंगल की बात करते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा, tan phi इज इक्वल्स टू XC माइनस XL। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि भाई tan phi जब हम बात करेंगे जो भी बड़ा रहेगा, दैट इज व्हाट आई कैन से XC माइनस XL बाय R हम लोग लिखेंगे। जो भी बड़ा रहेगा वो सर्किट इसके जैसा बिहेव करेगा, है ना। वोल्टेज के टर्म्स में भी हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हम जब बात करते हैं, ये वाला भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। आपको इसको थोड़ा बहुत 2 स्टार 3 स्टार डाल के रख दो। कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होता है? जब इस सीरीज एलसीएल सर्किट में एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर यदि आती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज सेम एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उस केस में, और इस सर्किट में हमको ये भी पता है कि इस जगह पे करंट बहुत मैक्सिमम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज व्हाट मींस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ना। और रेजोनेंस पे एक खास बात हो रही है, ये याद रखना, न्यूमेरिकल्स करते समय काम को आएगा। Z की वैल्यू R के बराबर बन जाती है। यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो Z की वैल्यू R के बराबर आनी चाहिए। तो रेजोनेंस ये जो कंडीशन है, ये RL RC, that is resonance is in a RL and RC is not valid, it is valid only for LC। मतलब जब भी हमको रेजोनेंस कंडीशन सीखना है तो सर्किट में हमें L एंड C कंपलसरी होना ही होना, इनके अलावा किसी भी कॉम्बिनेशन में रेजोनेंस काम नहीं करता। यहाँ पे देखो एक छोटी सी बात मैंने बोली है, यदि सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो कम होता है, ठीक है। इफ मोर रेजिस्टेंस लेस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड लेस करंट यू कैन से। ऐसे हमें और कुछ बातें और फार्मूले रिमेंबर करने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला है, पावर एंड पावर फैक्टर इन अल्टरनेटिंग सर्किट। पावर एंड पावर फैक्टर, तो पावर का फार्मूला हमारे पास होगा V नॉट I नॉट बाय 2 इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि दैट इज व्हाट V नॉट बाय रूट 2, ये 2 को हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, I नॉट बाय रूट 2 इंटू कॉस फाई। V नॉट बाय रूट 2 मतलब ये VRMS हो गया, I नॉट बाय रूट 2 मतलब ये IRMS हो गया। तो हम लोग इसको पावर को ऐसा भी ले सकते हैं, VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। जरूरी नहीं कि I को हम लोग IRMS लिखें, ये हमेशा मेन करंट कहलाता है। क्वेश्चन में आपको IRMS नहीं बोलेगा, कभी कभार आपको यानी कभी कभार पूछेगा फाइंड मेन करंट इन द सर्किट, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। डायरेक्टली आपको मेन करंट इन द सर्किट बोल के पूछा जा सकता है। तो फाइनली हम लोग इसको ऐसा भी ले सकते हैं, दैट इज व्हाट मींस P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इनटू Z cos phi। Z इज अ इंपेडेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सॉरी। तो एट रेजोनेंस पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम, छोटी छोटी बातें हैं, आप उसको रिकॉल करके आगे चल लेना। पावर फैक्टर, सॉरी फैक्टर ही नहीं है ये, इट्स माय फॉल्ट। सो पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू, हम जो लिखेंगे इट इज अ रेशियो ऑफ R बाय Z। एक बात और लोग याद रखना, लो पावर फैक्टर मींस दैट इज लार्ज पावर लॉस इन द पावर ट्रांसमिशन। ये छोटी सी बात है, याद रखो। अगर हमारे पास कॉस फाई की वैल्यू जितनी छोटी रहेगी उतना ज्यादा पावर लॉस कर जाएगा ये सर्किट की। तो पावर लॉस का फार्मूला होगा हमारे पास I स्क्वायर इंटू आर। छोटी बात है, याद रखना, बाकी का तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, छोड़ना छोड़ो। और एक फार्मूला हमें याद रखना है ट्रांसफार्मर के बारे में,
यहाँ पे हम बात करते हैं टर्न रेशियोज की। तो NS number of turns in secondary by number of turns in primary is equals to voltage in secondary by voltage in primary. So वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात करते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर की जब बात करते हैं हम लोग, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। करंट ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला हम लोग अगर लिखना है तो आई एस इज इक्वल टू आई पी इंटू एन पी बाई एन एस। कुछ ना, मैं इसी को थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। और आई पी बाई आई एस का रेशियो एन एस बाय एन पी के बराबर रह जाएगा। पावर की जब बात करेंगे आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन के या ट्रांसफार्मर की जीरो पावर लॉस को, तो दैट इज व्हाट इनपुट पावर बराबर है आउटपुट पावर। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट का फार्मूला हम लोग ने लगा दिया है। ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी का जब भी फार्मूला बात आएगा तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100। तो पावर का फार्मूला यहाँ पे भी लिखा है और ये भी इनपुट पावर का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग सभी को एक ही जगह पे फार्मूला, मैं तो बोलता हूँ सभी कचरा हटा दो और सिर्फ इसको याद रखो आप लोग। आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। It is better to remember these things, no? It will help us to solve easily. So ये हो गया फार्मूले। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ। So this problem now here, there is a one coil of inductance 30 millihenry and whose resistor is how much, 15 ohm, are connected in series with an AC source of 220 volt, 50 hertz. Calculate average current in the circuit. तो जब भी इस तरीके से हमको क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो हमें इसको एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, यहाँ पर गिवन निकाल लेते हैं। तो गिवन में that is coil of inductance L is equals to how much, 30 millihenry, so 10 power of minus 3 Henry, and resistor of resistance how much, it is R is equals to 15 ohm। और दिया क्या हमारे पास, VRMS दिया है, याद रखना। गिवन वोल्टेज VRMS in the circuit is how much, 220 volt। and what about the frequency, फ्रीक्वेंसी दी गई हमारे पास 50 हर्ट्ज। और हमें निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है हमको एवरेज करंट इन द सर्किट। तो जैसे कि आप जानते हो, आपको मैंने फार्मूले पढ़ाए हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर की एक खास बात है बच्चों। पहली बात तो ये है कि इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको सॉल्व करने के इसके बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स, वो भी तरीका थोड़ा हमारा अलग होना चाहिए। इसमें मैं ज्यादातर रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ जाता हूँ। जैसे कि सवाल क्या पूछा है, देखो मैं इसको अंडरस्टैंडिंग बोलना है तो आप अंडरस्टैंडिंग बोलो, यू कैन से मैं इसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोल देता हूँ। पहले आप इसको अंडरस्टैंडिंग कर लो, एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो बड़े आराम से इसको अब तुम सॉल्व भी कर सकते हो। तो पहला स्टेप क्या अंडरस्टैंडिंग का, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। स्टेप नंबर 1 याद रखो, चुप सुनो आप लोग, थोड़ी देर तक आपको आइडिया आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 मैंने बोला कि भाई करना क्या है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। क्वेश्चन अराइज योरसेल्फ, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, आपको क्या निकालना है। तो हमें निकालना है एवरेज करंट। तो ट्रिंग ट्रिंग, हु इज दैट, आई एम एवरेज करंट। व्हाट इज द फार्मूला फॉर एवरेज करंट, अभी अभी मैंने बताया, फार्मूला हमें रिमेंबर होने चाहिए, 2 डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट। अच्छा, तो ये फार्मूला है सर। अभी हमको एवरेज करंट यदि चाहिए तो हमें पीक करंट चाहिए होगा, ये भी तो बात सही है मास्टर। तो पीक करंट के लिए ट्रिंग ट्रिंग, हु इज दैट, अगेन आई एम पीक करंट, व्हाट इज योर फार्मूला। सो पीक करंट बोलेगा, देखो भाई साहब मेरे पास एक रास्ता है जो मैं जरूर बताऊंगा आपको, दैट इज व्हाट मींस आई आर एम एस इंटू √2, यानी कि √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। कहाँ से आया, इन्हीं इन्हीं आ रहा है यहाँ से, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय √2। रिलेशंस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। अच्छा सर, ये तो पता चला कि आई नॉट कहाँ से मिल रहा है। अभी अगर मुझे आई, देखो एवरेज के लिए आई नॉट चाहिए, आई नॉट के लिए हमको IRMS की जरूरत होगी। ओ साला, ये बात है। तो चलो IRMS निकाल लेते हैं मास्टर। IRMS निकालने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है इस केस के लिए, IRMS बराबर है
VRMS बाय Z रहेगा। हो, तो ये बात है। एवरेज के लिए आई नॉट चाहिए था, आई नॉट के लिए IRMS चाहिए। अब IRMS के लिए चक्कर ये है इम्पीडेंस चाहिए Z। VRMS तो दिया है हमको, तो Z नहीं दिया है ना। अच्छा, तो ये बात है। Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, इस सर्किट में सिर्फ इंडक्टर ही कैपेसिटर नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ XL स्क्वायर लिख दूंगा। ओए होए 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 होए, ऐसी बात है मास्टर। यानी कि फिर से एक बार, एवरेज के लिए आई नॉट चाहिए था, आई नॉट के लिए IRMS निकालना पड़ रहा है, IRMS के लिए Z निकालना पड़ रहा है। Z के लिए बेटा हमको क्या चाहिए होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहिए होगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 2πf/L। तो ये रही स्टोरी बच्चों, ये पूरी स्टोरी तुमको मालूम होनी चाहिए। ये स्टोरी अगर तुम्हें मालूम है तो ही तुम लोग रिजल्ट्स निकाल सकते हो, नहीं तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा लेता हूँ, देखो थोड़ा बहुत ध्यान से सुनियो, काम को आने वाला चीज ऐसा है। तो पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा, मेरा पहला स्टेप रहेगा फाइंड करना इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद रखियो मैं कैसे कर रहा हूँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला एक्सएल बराबर है 2πf/L के बराबर रहेगा। तो चलो आओ वैल्यूज रख देते हैं अपन लोग यहाँ पर। 2 × 3.14 × 50 into what is the value of L? It is 30 मिली हेनरी। मैं मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं एक काम करता हूँ, ये जो 2 × 3.14 × 50 है, इसका एक मैं मल्टीप्लिकेशन करके रेडीमेड वैल्यू याद रखने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस तरीके से रिमेम्बर करूं। तो चलो देखते हैं क्या क्या मैंने बोला। 2 × 3.14 × 50 कितना आ रहा है मेरे पास, 314 आ रहा है, 314 आ रहा है मेरे पास। अच्छा सर, तो भी करना क्या है, इसको तो डायरेक्टली रख देते हैं हम लोग, चाहे तो, या तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर कि देखो 3.14 इंटू 10⁻⁻²। इसको एज अ रेडीमेड याद रखना, रेडीमेड याद रखो, या 314 बोल के डायरेक्टली भी लिख सकते हो। 3 × 10⁻⁻3, इस तरीके से तुम याद रख सकते हो उसको। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, देखो एक्सएल की वैल्यू आ रही है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9.42 ओहम। चलो एक्सएल की वैल्यू आ गई है इतनी। ओके सर, एक्सेल मिल गया। अभी नेक्स्ट क्या हमारा स्टेप नंबर 2 क्या, हमारे पास इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। अभी तो समझाया यार कि कैसे करना है। इम्पीडेंस Z इज इक्वल्स टू, पुट द वैल्यूज हियर, R स्क्वायर प्लस एक्सएल होल स्क्वायर। एक्सएल की तो वैल्यू निकाली है, R की तो वैल्यू तुम्हारे पास अवेलेबल है। देखो यार यहाँ पे तुम डायग्राम चाहे तो बना लो यार, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस कॉइल के पास ये जो इंडक्टेंस है, इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे इस तरीके से तुम एक चुप इमेजिनरी डायग्राम बना लो ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी होगी। ये कौन सा है, LR या RL सर्किट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन लोग, क्या क्या मिलता है देखो। R की वैल्यू कितनी है यार, 15 का स्क्वायर प्लस ये अप्रोक्सीमेटली 9.42 का स्क्वायर। इसको आराम से स्क्वायर करना, तुम्हारे पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल रहेंगे। सो Z की वैल्यू आ रही है मेरे को 17.69 ओहम के बराबर आ रही है। अब तो तीसरा पॉइंट हमें क्या करना है, हमें निकालना है मेन करंट। मेन करंट, अरे आपको उल्टा जाना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, मेन करंट, आई नॉट, देन एवरेज, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाना है। समझ में आ रहा है। तो मेन करंट के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर IRMS इज इक्वल्स टू, दैट इज VRMS बाय Z। तो VRMS का वैल्यू 220, Z की वैल्यू 17.69। तो हमारे पास कितना वैल्यू आ रहा है भाई साहब, IRMS की वैल्यू देखो कैलकुलेट करके कितना देगा, 12.4 एम्पियर इज द IRMS वैल्यू। IRMS मिल गया,
ठीक है सर, अब तो क्या हमारे पास चौथा पॉइंट हमें जो निकालना है, पीक करंट। तो फाइनली हमें जो पीक करंट का फार्मूला होगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू, दैट इज आई आर एम एस इंटू रूट टू। तो आई आर एम एस कितना आया है, 12.4 इंटू रूट टू। सो फाइनली हमें जो पीक करंट मिलेगा यहाँ पर, दैट इज 17.48 एम्पियर के बराबर मिल रहा है। ये रहा आई नॉट पीक करंट। बट अब फाइनल हमें जो निकालना है यहाँ पे, दैट इज व्हाट एवरेज करंट निकालना है। तो एवरेज करंट का फार्मूला डाल दो, काम खत्म। इट इज 2 पाई का भी वैल्यू तुमको रेडीमेडली याद रखना है, इजी होगा, कुछ भी नहीं है सर। तुम्हारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं, तुम लोग सीधा मार सकते हो, लेकिन मुझे ये वैल्यू याद है। तो 0.636 होता है। आई नॉट कितना आया है, 17.48। सो फाइनली इस सर्किट में एवरेज करंट कितना फ्लो कर रहा है, मतलब 11.18 और सिंपली 11.2 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो कर रहा है। आई होप सो आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है। आप थोड़ा ध्यान से सुनना है यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बार अगर एनालिसिस होता है तो न्यूमेरिकल का रिजल्ट तुम्हें बड़े आराम से आएगा। वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2, a 80 ohm resistor and 20 microfarad capacitor are connected in series with AC source of 220 volt and 50 hertz. Calculate potential difference across each of them. So what are the data here given to us? There is a one resistor whose value is 80 ohm and a capacitor of capacitance 20 microfarad. These two are connected to AC source of voltage, it is 220 volt, and the frequency is how much, 50 hertz. And what we are looking to calculate here, to calculate potential difference across each of them, means potential difference across resistance and also potential difference across, that is what means capacitor. So हमें ये दो चीजें यहाँ पे निकालनी है। आओ इससे एक बार इसका एनालिसिस करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज एनालिसिस, मैं बार बार बोल चुका हूँ। एनालिसिस, सबसे पहले हमें एनालिसिस में देखना है कि निकालना क्या है। ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर हियर। सो voltage across resistor, voltage across resistor we have to calculate. सो इसका फार्मूला क्या रहेगा, आपको मैंने फार्मूले दिए गए हैं, सो यू कैन चेक आउट दैट। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। हम ओम्स लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। याद रखना ये जो मैंने आई हुआ है, मैंने पहले भी बोला है आपको फार्मूलाज में, इसी को हम लोग IRMS बोलते हैं, मेन करंट भी बोलते हैं इसी को हम लोग। तो ये रहा IRMS। तो बेसिकली अभी यहाँ पे आप तुम देख सकते हो कि अगर हमको वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर निकालना है तो IRMS की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम हमारा होगा क्या, IRMS निकालना। हाँ, तो यहाँ पे IRMS के लिए हमारे पास फार्मूला क्या रहेगा, IRMS बराबर है दैट इज VRMS बाय Z। अब हमको IRMS निकालने के लिए VRMS बाय Z चाहिए, तो VRMS तो दिया है, तो नेक्स्ट क्या चाहिए हमको, Z चाहिए। Z यानी कि इम्पीडेंस। सो द फार्मूला फॉर दिस वन फॉर द R एंड C इज R स्क्वायर प्लस XC होल स्क्वायर। तो अब Z के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, XC की जरूरत पड़ेगी। तो XC की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 डिवाइड बाय 2 पाई f इंटू सी। तो बेसिकली आप पहले इसको एनालाइज करके देखो, हमें ये चीजें चाहिए होगी। मैं यहाँ पर साइड में इसको रख देता हूँ। सो दीज थिंग्स वी हैव टू फाइंड। अब हमको रिवर्स जाना पड़ेगा। रिवर्स जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट व्हाट आई वुड लाइक टू बी सॉल्व हियर, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना होगा हमको, जो कि XC रहेगा। XC इज इक्वल्स टू, हमारे पास फार्मूला रहेगा 1/2 पाई f इंटू सी। मैं एक काम करता हूँ बेटा, आप लोग भी इसी तरीके से इसको करोगे तो अच्छा होगा। 1/2 पाई f की वैल्यू मैं रेडीमेड ले लेता हूँ, 2 इंटू 3.14 इंटू 50
इंटू दिस व्हाट सी। सो मैं पहले मेरा काम रहेगा कि ये जो 1/2 पाई एफ की वैल्यू है मैं इसको हमेशा रेडीमेड याद रखता हूँ ताकि मेरे को कैलकुलेशन करते समय आसानी हो। तो दैट वैल्यू इज आफ्टर सॉल्विंग आई गेट 318 इंटू 10 पावर ऑफ -5 डिवाइड बाय सी। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 318 इंटू 10 का पावर ऑफ। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, आप खुद से एक बार ट्राई करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये 1/2 पाई एफ करके सॉल्व करके वैल्यू ले लेना है 318 इंटू 10 पावर ऑफ -5। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 इंटू 10 पावर ऑफ -6। जब इसको हम लोग काट देंगे यहाँ से तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है एक्सी का, दैट इज व्हाट एक्सी इज इक्वल्स टू 159 ओहम। इफ यू हैव द कैलकुलेटर्स यू कैन चेक आउट। ये हुआ हमारे पास एक्सी की वैल्यू। अब दूसरा क्या निकालना है, एक्सी निकाल लिया तो हमें इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। सो सेकंड इज इम्पीडेंस of the circuit impedance of the circuit z is equals to I get here under root of r square plus xc square। अब मैंने xc का वैल्यू ले लिया है ऑलरेडी, xc का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है तो चलो और ले लेते हैं यहाँ पर। z बराबर है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, चेकआउट। r कितना है 80 ओहम है, तो 80 स्क्वायर प्लस दैट इज 159 होल स्क्वायर। इसको अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमें रिजल्ट कितना मिलना चाहिए इसका 178 के बराबर आ रहा है। z इज इक्वल टू 178 ओहम। कैलकुलेटर्स लेके आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर लेना एक बार। नाउ z भी मिला, अब हमें क्या चाहिए मेन करंट। तो थर्ड हमें जो सॉल्व करना है यहाँ पे, सॉरी थर्ड हमें जो यहाँ पे सॉल्व करना है दैट इज मेन करंट करना है। सो लेट अस सॉल्व द मेन करंट। मेन करंट का देखो IRMS इज इक्वल्स टू फार्मूला रहेगा IRMS इज इक्वल्स टू VRMS बाय Z। यू जस्ट पुट आउट द वैल्यूज यू विल गेट द रिजल्ट। इसकी पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे IRMS निकालने के लिए, IRMS निकालने के लिए VRMS का वैल्यू है 220 और यहाँ पर Z की वैल्यू है 178। सो आई गेट हियर IRMS वैल्यू 1.23। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू आई इसकी 1.235 एम्पियर। सो दिस इज व्हाट द IRMS करंट। अभी तो फिलहाल IRMS निकला हुआ है, अभी हमको जो चाहिए होगा क्या निकालना है फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच निकालना है तो हमें पहले रजिस्टर का निकालना होगा I इंटू आर। आई मतलब ही IRMS में बार बार रिपीट करके दे रहा हूँ आप लोगों को, इज 1.2 into R value is 80, so which is equals to how much approximately 98.8 कुछ आ रहा है, 98.8 वोल्ट आया। Similarly now V C is equals to that is what I can say I into XC। so अब डायरेक्टली V is equals to ये भी कर सकते हो, देखो V is equals to VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऑथेंटिक मेथड से ही जा रहा हूँ यहाँ पर। सो आई की वैल्यू हमारे पास है 1.2 इंटू एक्सी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, देखो एक्सी की वैल्यू 159 के बराबर आई है। सो 159, सो वी सी इज इक्वल्स टू फाइनली हमें जो मिल रहा है 196.6 वोल्ट, सॉरी 196.6 वोल्ट। सो दिस इज व्हाट वी गॉट द आंसर। अब ये दोनों को तुम सम कर लेना आपको आराम से, और तो सो चिल्लर कुछ रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी गॉट द वोल्टेजेस एंड across the capacitor